नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है श्रीलाल शुक्ल की लिखी एक व्यंग्य कहानी साहब का बाबा। चपरासी ने अदब से पर्दा उठाकर गोल कमरे में मेरा प्रवेश करा दिया। मैं सोफे पर बैठ गया तो उस कमरे में पहुंचाने के एहसान का बदला पाने की गरज से बड़ी मृतता सी दिखाते हुए उसने पूछा, बिजली के छोटे इंजन होकर आए हैं ना आप? मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया और गंभीर बनने की कोशिश की, पर उसकी निराधार मित्रता को जैसे आधार मिलने वाला हो। उसने फिर पूछा, बंटी साहब की जगह आए हैं ना? मैंने गंभीरता से कहा, हाँ। उसने फिर प्रेम से पूछा, आप तो बाभन हैं ना? डरते हुए कि कहीं वह पैर न छू ले, मैंने स्वीकार में सिर हिलाया और नाक सिकोड़ कर प्रश्न के अनौचित्य पर प्रकाश डाला, पर चपरासी पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। अदम्य आत्मीयता से उसने कहा, बंटी की जगह आप आ गए, अच्छा हुआ। बड़ा बदमाश था, सब परेशान थे। विषय बड़ा आकर्षक था, फिर भी चीफ के अर्दली से इस पर बात चलाई जाए या नहीं, इसी संदेह में कोई उत्तर न दे सका। धीरे से मुस्कुराकर फिर गंभीर हो गया। चपरासी को जैसे मेरी थाह मिल गई हो। धीरे से जैसे कोई घर का आदमी हो उसने कहा, आप बैठे, मैं साहब को इत्तला दे आऊं। वह चला गया, फिर नहीं लौटा। मैं चुपचाप गोल कमरे में बैठा रहा। गोल कमरा चौकोर था और सुरुचिपूर्वक सजाया गया था। किसी 100-125 रुपया महीना पाने वाले सुरुचि ने, यानी किसी विभागीय डिजाइनर ने समझदारी से बड़े बड़े किताबी करिश्मे दिखाई थे। मैं एक संगमरमरी क्यूपिट में कामदेव से लेकर मिट्टी के बुद्ध तक अपनी निगाह नचाता रहा। एक साथ श्रृंगार और शांत रस में निमज्जित हो रहा जा रहा था। इसी बीच दरवाजे पर आहट हुई। मैंने उठना चाहा, पर उठते उठते बैठ गया। लगभग 7-8 साल का एक लड़का मेरे सामने खड़ा था। गोरा, स्वस्थ, बनियान और हाफ पैंट पहने हुए, बाल मत्थे तक फैले हुए, घुंघराली लटे लटैक मुख पर, ऊपर आदि आदि वाला मजमून, मन में वात्सल्य भाव उमड़ा। मैंने मुस्करा कर कहा, हेलो। वह मुस्कुराकर मेरे घुटने के सामने आ खड़ा हो गया। बोला, हेलो। मैंने प्यार से उसका सिर सहलाया। पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, नहीं बताते। वह मेरी गोद पर चढ़ आया जैसे वह कोई कुर्सी हो। उसका मुलायम शरीर कुछ देर तक बड़ा भला लगा। वह मेरी जांघों पर खड़ा हो गया, हाथ मेरे बाल पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, क्यों नहीं बताते? अपना नाम बताओ। अब इस हालत में नाम बताते हुए मुझे सचमुच झेप लगी। मैंने उसके हाथ से अपने बाल छुड़ाए। बाल बिगड़ जाने पर मन ही मन उसे कोसते हुए नीचे खड़ा कर दिया। फिर अपने बड़े होने का अनुभव होते ही यह सर्वकालीन नसीहत दी, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। अब वह बड़ी तीव्रता से दांत पीसता हुआ मेरी गोद में चढ़ने को दौड़ा और खींचने लगा। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, नाम बताओ, अपना नाम बताओ। मुझे डर लगा कि लोग यह न समझे कि मैं उसकी हत्या कर रहा हूं। अतः चाहकर सुलभ सरलता से मैंने कहा, मेरा नाम गोपाल है। उसने मेरी टाई अपनी ओर खींचकर आनंद से कहा, अरे वाह रे गुलगप्पे, गुपुल्लू गुपुल्लू। यह कहने में उसने जैसा मुंह बनाया, उसी से मैंने निश्चय किया कि बच्चे को ठीक रखने के लिए छड़ी का महत्व अभी भली भांति समझा नहीं आ गया है। वह मेरी टाई बिगाड़कर कुछ शांत हो गया। प्रेम से बोला, मेरा नाम लीलू है। मैंने कहा, वेरी गुड। वह फिर बोला, दीदी का नाम जानते हो? मैंने नहीं के लिए सिर हिलाया। क्वीनी।
उसका यार बोलता है। मैंने आश्चर्य से आंखें फैलाई। उसने कहा, डैडी का नाम जानते हो? मैंने फिर वैसे ही सिर हिलाया। वह बोला, भेड़िया सोफर। बोलता है, मम्मी का नाम जानते हो? मैंने फिर सिर हिलाया तो उसने कहा, डार्लिंग। डैडी डार्लिंग बोलते हैं। मैं उदास होकर बैठ गया तो उसने कहा, वह क्या है? मैंने जवाब दिया, बुद्धा। वह तालियां बजाता हुआ उछल पड़ा। बोला, बुद्धा नहीं, बुद्धू। बुद्धू, तुम बुद्धू, तुम बुद्धू। मेरी हास्यता का दीवाला बहुत पहले ही निकल चुका था। मैंने जरा कड़ाई से कहा, चुप रहो। इस पर वह चीखा, चुप रहो नहीं, शट अप, शट अप, ब्लडी फूल। मैंने परेशान होकर इधर उधर देखा। तभी यह भी देखा कि बाल और टाई की नहीं, मेरे कोट और पतलून पर भी उसका असर आ चुका है। वहां उसके जूतों के निशान बने हुए हैं। यह मेरी गोद में चढ़ने उतरने का नतीजा था। मैं रोया नहीं, धीरे से कहा, लीलू, क्या बकते हो? वह मुंह मटकाता रहा। क्या बकता हूँ? अच्छा। कुछ देर वह चुप रहा, फिर बोला, उस तस्वीर में क्या है? जंगल है। और वह लड़का और लड़की? मैंने क्यूपिड की मूर्ति को मन में नमस्कार करके कहा, हाँ वे भी है। क्या करते हैं? मैं चुप रहा। क्या करते हैं? वह चीखा। मैंने कहा, तुम ही बताओ। बताऊं? वह कुछ देर चुप रहा, फिर चिल्लाकर बोला, किसिंग किसिंग। बताऊं? मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुंह से निकला, हे भगवान। तब उसने आखिरी दाव लगाया, कुत्ते का मुंह काला है, तू हमारा साला है। तभी दरवाजे पर एक भूतनी आकर खड़ी हो गई। यानी जो आकर खड़ी हुई थी उसे भूतनी कहकर समझना आसान पड़ेगा। काले शरीर पर सफेद साड़ी फब रही थी। लगता था पीपल के पेड़ से उतरकर छत पर होती हुई किसी भांति नीचे आ गई है। पर मैं अन्याय कर रहा हूँ। वह मेरी रक्षा करने को आई थी। मैं उसका आदर करता हूँ। आते ही उसने कहा, बाबा, बाबा अंदर चलो। बाबा आनंद से हंसता हुआ अंदर जाने लगा। तभी चीफ ने कमरे में प्रवेश किया। आते ही पूछा, बाबा से खेल रहे थे? बड़ा शरारती है। हाँ हाँ हाँ। वे न जाने क्या क्या बकते रहे। मैं हारा सा पिटा सा सुनता रहा, सोचता रहा, संसार आसार है, कोई किसी का नहीं। कामनी कंचन का मोह वृथा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वचन है कि नास्तिक हो कर रहो, जैसे तुम अपने दफ्तर की संपत्ति को अपनी कहकर भी अपनी नहीं मानते, जैसे तुम्हारी आया तुम्हारे बच्चे को अपना मुन्ना बताते हुए भी उन्हें अपना नहीं जानती। तभी सहसा विचार आया, जिस बाबा के वचन मात्र ने संसार को असारता समझा दी और जिस आया के दर्शन मात्र से कामनी कंचन का मोह छूट गया, उसके साथ निरंतर रहने वाला यह साहब कितना बड़ा परमहंस होगा, साक्षात बुद्ध। अकस्मात आदर से फूल कर मैं सोफे पर और भी सिमट आया और साहब के उपदेश को दक्षित होकर भंते की भांति सुनने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।